हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने, जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है फिजिक्स का जहां से रेलवे बार बार प्रश्न को उठाता है। कई स्टूडेंट्स प्रश्न को गलत करके आते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रश्न की जो प्रकृति है, क्वेश्चन का जो नेचर है, वो जो है कई बार हमारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स प्रश्न को गलत करके आ जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि वो जो है टॉपिक को अच्छे से समझते नहीं हैं, टॉपिक पे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करते हैं, जिसके कारण उनका प्रश्न गलत हो जाता है। तो दोस्तों, टॉपिक के सही कॉन्सेप्ट को समझे, बहुत ही आसान विषय है, क्योंकि दोस्तों इसमें सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिकल करवाई जाती है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि मैं बोल रहा हूँ अभी इस समय आपसे, तो जो वोकल कॉर्ड है वो जो है वाइब्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से मेरी वॉइस निकल रही है, या मैं जो खड़ा हूँ ये भी एक फिजिक्स का पार्ट है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी एक फिजिक्स का पार्ट है। ये जो फैन चल रहा है दोस्तों, ये भी एक फिजिक्स का पार्ट है। ये जो बोर्ड लगा हुआ है आपके सामने, ये भी कहीं ना कहीं एक फिजिक्स को एग्जिस्ट करती है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, वर्क, एनर्जी और पावर, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे आज। तो चलिए तैयार हो जाइए सभी, नोटबुक और पेन अपने पास रखें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो उसको हाईलाइट करें अपने नोटबुक में। तो दोस्तों, पहला प्रश्न यही है, जैसा कि हमारे सामने है, कि वर्क क्या है दोस्तों। तो इसको हम समझने की दोस्तों कोशिश करते हैं कि वर्क क्या है। दोस्तों, जब भी हम किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं, और फोर्स जब लगाते हैं तो उसी दिशा में जब वस्तु विस्थापित होती है, जब आगे बढ़ती है, तो हम कहते हैं कि इसमें कार्य हुआ है। यानी कि पहले इसका फार्मूला आप समझ लीजिए, वर्क इज इक्वल टू, आपको समझ में आ जाएगा, दोस्तों वर्क का जो फार्मूला है, वर्क फोर्स इंटू डी यानी डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। तो कोस थीटा का जो है दोस्तों मान आपको जो है पता होना चाहिए कि 90 डिग्री पे कोस थीटा का जो मान है वो 0 होता है। ठीक है, और 0 डिग्री पे दोस्तों कोस थीटा का मान 1 होता है। ठीक है, और अगर 180 डिग्री आ जाए तो वहाँ पे माइनस में जो है ये वैल्यू हम लेते हैं। ठीक है, तो इसको जो है थोड़ी देर के लिए आप जो है छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे कि F इंटू डी, तो डेफिनेशन जो निकल के आएगी दोस्तों, रेलवे में कई बार जो है डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लेते हैं वर्क की, कार्य की, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि वर्क से अभिप्राय बल की दिशा में विस्थापित गुणनफल को वर्क कहते हैं। फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसी को वर्क कहते हैं। यानी कि दोस्तों देखो, यहाँ पे एक प्रोडक्ट रखा है, मैं दोबारा बोल देता हूँ, फोर्स की डायरेक्शन में, फोर्स की दिशा में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसी के गुणनफल को वर्क कहते हैं दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, इस पे मैंने इस तरीके से फोर्स लगाया, और यहाँ से दोस्तों ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पे जो दोस्तों ऐसे मैंने फोर्स लगाया यहाँ पे, और ये इस तरीके से इसी दिशा में विस्थापित हो गया ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको पता है कि कुछ टाइम लिया होगा दोस्तों। तो अगर टाइम लिया होगा तो इसी को हम बोलते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे कार्य हुआ है।
क्यों? क्योंकि इस पर फोर्स लगा और फोर्स की दिशा में ही डायरेक्शन हुआ है दोस्तों। तो डायरेक्शन कैसा होता है, आप एक चीज़ समझ लीजिए। एक तो डायरेक्शन होता है दोस्तों सेम दिशा में। एक होता है दोस्तों कि मान लो फोर्स लगा रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी जो है कार्य हो सकता है। आप जो है अपने दैनिक जीवन में ये चीज़ देखते होंगे कि कोई चीज़ हम ऐसे खींच रहे होते हैं और सामान जो है इस तरीके से वापस जा रहा होता है अपोजिट डायरेक्शन में। या कई बार जो है कूली को आपने देखा होगा, सामान ऊपर रख लेते हैं और चल रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है उस कंडीशन में ज़ीरो वर्क होता है दोस्तों। तो ये कंडीशन आती है ना, 90 डिग्री का वर्क आता है। अभी हम समझेंगे कि कार्य जो है, आप एक चीज़ को समझो कि कैसे पता चलेगा कि कार्य कितना हुआ है। तो कितने के लिए जो है दोस्तों ये एंगल काम आता है कि अगर कहीं पे 90 डिग्री का एंगल बनता है तो वहाँ कार्य ज़ीरो होता है दोस्तों, ध्यान रखना। कहीं 0 डिग्री का अगर एंगल बनता है तो वहाँ पे मैक्सिमम कार्य होता है, ध्यान रखना, मैक्सिमम वर्क होता है, इसको ध्यान रखना है। और दोस्तों 180 डिग्री यानी कि मैं फोर्स इस साइड लगा रहा हूँ और जो डायरेक्शन मेरे को मिल रही है वो बैक साइड की मिल रही है, ठीक है, तो वहाँ पे माइनस में वर्क होगा, इतना जो है नेगेटिव वर्क होगा, इसका मतलब ये। तो कितना काम होता है, काम कैसा होता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका जो है बनेगा, आपको पता है कि इस तरीके से जो है ना, मान लो इधर जो है सेम डायरेक्शन में जो है ये जा रहा है, तो यहाँ का जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा, सॉरी 0, मान लो दोस्तों मान लीजिए 90 डिग्री पे 0 का कार्य हुआ है। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ आए और यहाँ आए, तो ये 90 डिग्री है दोस्तों। तो अब देखो फोर्स लग रहा है इधर और मोशन हो रहा है इधर, गति किधर हो रहा है, इधर, डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, स्पीड मिली इधर, ठीक है, इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इधर स्पीड मिली है, ठीक है, इधर जो है हमारे को कांस्टेंट स्पीड मिली है और फोर्स लग रहा है इस तरीके से, ठीक है, या इस तरीके से लग रहा है या इस तरीके से लग रहा है। तो हमें 90 डिग्री मिला। तो जैसे ही दोस्तों 90 डिग्री मिला तो 0 कार्य हुआ। क्यों? क्योंकि दिशा अलग है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इनके डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तब जाके जो है कार्य मैक्सिमम हो पाएगा। अगर इसके अपोजिट में आ जाएगा कि मैंने कार्य इधर कर, मैं फोर्स इधर लगा रहा हूँ और डायरेक्शन मेरे को इधर की मिल रही है बैक साइड की, तो क्या होगा, काम जो है नेगेटिव में होगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज़ और देख लेते हैं हम कि एफ और डी, ठीक है, एसआई यूनिट एक बार समझ लो आप इसकी, एसआई यूनिट हमने जो है फार्मूला क्या लगाया दोस्तों, एफ इंटू डी, एफ इंटू डी, एफ यानी कि दोस्तों न्यूटन, डी यानी कि दोस्तों मीटर, डिस्प्लेसमेंट यानी मीटर में कंसीडर होता है, कैलकुलेट होता है, तो न्यूटन मीटर, ये जो है इसका एसआई यूनिट है। इसी को दोस्तों जो बोला जाता है, जो वर्क का जो एसआई यूनिट है, इसी को बोलते हैं हम जूल, यानी कि कार्य को हम जूल में मापते हैं, जिसे न्यूटन मीटर भी बोला जाता है। तो अगर रेलवे के एग्ज़ाम में न्यूटन मीटर पूछ ले कार्य का मात्रक या जूल पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है, जूल भी सही है और न्यूटन मीटर भी सही है। ये प्रश्न कई बार रेलवे ने किया हुआ है। साथ ही साथ वर्क की डेफिनेशन कई बार पूछ चुका है वो, तो वर्क की डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि फोर्स की दिशा में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट हमें मिलता है, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वस्तु में, उसी को वर्क कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होना। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। और cos थीटा तो इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे एंगल बन रहा है, इसलिए cos थीटा का यूज हुआ है। तो इसके लिए जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये या तो 1 में होता है या तो 0 में होता है, दैट्स इट, ठीक है। कूली अगर ऐसे चल रहा है तो फोर्स कैसे लग रहा है, ग्रेविटी ऐसे लग रहा है, ठीक है, बोझ ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो वो वजन जो है ऐसे खींच रहा है तो ये भार हो गया, ठीक है, और वो चल ऐसे रहा है तो स्पीड तो मिल रही है उसको, ठीक है, वेलोसिटी मिल रही है, डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, लेकिन उसके साथ में दोस्तों इस तरीके से परपेंडिकुलर उसका जो है वेट लग रहा है, जिसकी वजह से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और 0 यानी कि
जीरो कार्य हो पा रहा है 90 डिग्री पे, ये ध्यान रखना है। तो 90 डिग्री पे जीरो कार्य होता है, ये भी आपसे रेलवे में प्रश्न किया जा सकता है, पूछ सकता है 0 डिग्री पे कार्य कितना होता है, तो मैक्सिमम वर्क होता है, अधिकतम कार्य होता है। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री पे ही आपको मैक्सिमम जो है फोर्स के साथ में ही जो है एक पैरेलल जो है, ठीक है, समानांतर रेखा में आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट प्राप्त होगा। तो जब सेम डायरेक्शन में दोस्तों, मान लीजिए ये है, ठीक है, अब मैं फोर्स मैंने यहाँ लगाया, ठीक है, डायरेक्शन भी मेरे को यहाँ मिली, तो सेम दिशा में यानी पर पैरेलल जो है फोर्स और डायरेक्शन आपको मिल पा रहा है, तो इसको कहते हैं दोस्तों 0 डिग्री और मैक्सिमम वर्क। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा, कि मान लो आपको जो है, मान लो दोस्तों फोर्स दे रखा है आपको 10 न्यूटन, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है, और मान लो डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है दोस्तों 5 मीटर, और आपसे पूछ ले कि वर्क बताइए, तो आई होप कि आसानी से आप करके आ जाओगे पेपर में। क्यों? क्योंकि वर्क बराबर F इंटू डी, ठीक है, थीटा कोस थीटा लगाना है तो भी ठीक है, नहीं लगाना तो भी ठीक है, ठीक है, वो अगर पूछा जाएगा। अगर 0 होगा तो यहाँ पे मान 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है 0 है, तो दोस्तों फिर तो 0 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे तो 0 आ जाएगा। अगर नहीं दे रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या करोगे, फिर आप क्या करोगे, इसे पुट कर दो, ठीक है, क्या आएगा 50 न्यूटन, ठीक है, 10 × 5 = 50, 50 न्यूटन आ जाएगा दोस्तों। तो आई होप कि ये आंसर कितना आएगा दोस्तों, 50 न्यूटन, 50 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। मैं रिपीट कर देता हूँ, वर्क की डेफिनेशन पूछ सकता है रेलवे में, ठीक है, ये जो मान मैंने लिखे हैं यहाँ से प्रश्न उठा सकता है रेलवे में, और एसआई यूनिट आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये समझना है, ठीक है, मैं अगर चाहता तो मैं सीधा सीधा आपको इसकी डेफिनेशन बता देता, ठीक है, एसआई यूनिट बता देता। और ध्यान रखना है कि वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये जो फोर्स है आपको मैंने बता रखा है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोस्तों टेंशन नहीं लेना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि आप पेपर में जाएंगे तो उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। आप सोचो कि आपका पेपर होना है 10 महीने बाद, और 10 महीने में आपको सिलेबस ख़त्म करना है, और डेली डेली जो है आप जो है स्ट्रेस लोगे और टेंशन लोगे। मैंने जो है इसके ऊपर एक वीडियो भी जो है आपको बना दिया है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि आपको टेंशन नहीं लेना है, वरना आपका जो पेपर है वो ख़राब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बेहतर यही है कि थोड़ा थोड़ा पढ़े और अच्छे से पढ़े, अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका टाइम सेव हो पाएगा। जब टाइम सेव हो पाएगा तो उसको आप प्रैक्टिस के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं। जी पे एनर्जी क्या होती है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके अंदर कार्य करने की क्षमता है, और जब इसके अंदर कार्य करने की क्षमता है तो ये ऊर्जा को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो एक है ऊर्जा और एक है कार्य करने की क्षमता, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क क्या है दोस्तों, एबिलिटी, एबिलिटी भी बोल सकते हो, ठीक है, एबिलिटी टू डू वर्क या कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसी को जो है दोस्तों कार्य करने की जो क्षमता है दोस्तों, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, ठीक है।
इसी को एनर्जी बोलते हैं। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ही एनर्जी बोलते हैं। यानी कि मैं इसको इस भाषा में बोल सकता हूँ कि जो एनर्जी जिस प्रोडक्ट में जिस ऑब्जेक्ट में एनर्जी है, ठीक है, उसके अंदर कार्य करने की क्षमता है। या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि जिस ऑब्जेक्ट में कार्य करने की क्षमता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। या जिस ऑब्जेक्ट में कार्य करने की क्षमता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है, तो उसी को एनर्जी कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। रेलवे ने जो है इसके ऊपर भी जो है कई बार डेफिनेशन पूछ रखी है कि व्हाट इज द एनर्जी। सो एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क और एबिलिटी टू डू वर्क, या हिंदी में बोल देंगे कार्य करने की क्षमता। या आपसे जो है क्वेश्चन रिवर्स कर दे दोस्तों कि कार्य करने की क्षमता क्या होती है, तो आंसर आएगा ऊर्जा। तो ऊर्जा पे आपको क्लिक करना है। क्वेश्चन इधर से भी आ सकता है और क्वेश्चन इधर से भी, इसलिए जो है ये दोनों जो शब्द है याद रखने आपको, ठीक है, कार्य करने की क्षमता और ऊर्जा। दोस्तों अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो आपको पता है कि ये जो है कई प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी होती है दोस्तों, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, ठीक है। हीट एनर्जी होती है, ठीक है, हीट एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी होती है, ठीक है। इस प्रकार की जो एनर्जी होती है दोस्तों कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, तो ये जो है इस प्रकार की एनर्जीज होती है जो हमारे को फिजिक्स में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इन सभी के बारे में हम आगे जो है चर्चा करेंगे सब टॉपिक वाइज, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को देखेंगे, ठीक है। एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इनको भी जो हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन आने वाले चैप्टर्स में इसको हम जानेंगे दोस्तों, ठीक है। अभी हम देखते हैं दोस्तों काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसको अभी देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है दोस्तों इसके ऑब्जेक्ट के गति के कारण उत्पन्न होती है। किसके? गति के। किसके दोस्तों? बोल के दिखाओ। गति के कारण, ठीक है। तो अगर पेपर में आपसे क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि काइनेटिक एनर्जी कैसे उत्पन्न होती है, तो गति के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। तो अब दोस्तों इसका जो फार्मूला है ये कैसे बन के आया है दोस्तों, ठीक है, इसको आप समझ लो। फार्मूला जो है कैसे बन के आया है, तो फार्मूला के लिए जो है दोस्तों अब इसमें लिखा है गति के कारण। गति के कारण का मतलब क्या है कि इसका अपना एक मास होगा, यस और नो, ठीक है, और इस मास होगा, द्रव्यमान होगा, ठीक है। गति के कारण, किसके गति के कारण? वस्तु के गति के कारण काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है या उत्पन्न होती है। तो इसमें अपना एक मास होगा, ठीक है, कोई वस्तु है, मान लीजिए, पहले मैं लिख लेता हूँ। दूसरा जो है इसके पास में दोस्तों एक स्पीड होगी, यस और नो, ठीक है। मान लीजिए ये कोई गाड़ी है, ठीक है, अब ये चल रही है, तो दोस्तों अगर यहाँ पे वो चल के आएगी तो अब जाहिर सी बात है कि यहाँ से यहाँ चलेगा तो इसको स्पीड मिलेगी, और इसका अपना जो है इस ऑब्जेक्ट का जो है एक अपना एक मास है, तो ये यहाँ से यहाँ चल के आई है तो मास भी है और स्पीड भी है इसके पास में। स्पीड कैसी है दोस्तों? विस्थापन वाली है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये जो है वेलोसिटी निकल के आएगी। तो फार्मूला जो है दोस्तों जब आप इसको देखोगे समझोगे तो एस जो आपको निकल के आएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a, ये निकल के आएगा, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी, तो एनर्जी अगर निकालना है आपको, आपको मालूम है कि वर्क इजिकल टू एनर्जी इजिकल टू क्या है, आपने निकाला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे निकाला था ना आपने,
इसको एस भी बोलते हैं, डी भी बोलते हैं और एस भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो एफ क्या है दोस्तों, आपको पता है एफ जो है दोस्तों आपको पता है एम ए है, और इनटू में एस बराबर क्या मिला हुआ है हमारे को यहाँ पे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं ए से ए को काट दूं तो क्या बच गया मेरे पास में, ठीक है, ठीक है, मेरे पास जो बच गया दोस्तों ये 1/2m, ठीक है, और क्या बच गया दोस्तों, ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, यू आपको पता है, जब मान लीजिए दोस्तों यहाँ से जब चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो उसका मान है वो ज़ीरो ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो ही रहता है। तो इसी से हमें जो प्राप्त होता है 1/2m v का स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है दोस्तों, ये आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला निकल के है, यानी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये है। ठीक है, तो ये जो है पेपर में आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, क्योंकि ये पेपर में पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने ये लिखवाया है कि फार्मूला कैसे बन के आया। आपसे ये भी पूछ सकता है एस इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये मैंने लिखवाया हुआ है, आपको मोशन के चैप्टर में भी लिखवाया है, और आगे दो बार मैंने ये बता रखा है। एक आता है दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, तो दोस्तों ड्यू टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो पोजीशन के कारण जो है ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो पोजीशन वर्ड आपको याद रखना है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि दोस्तों आपने जो है कभी जो है बचपन में अगर गुलेर चलाया होगा तो आप देखते होगे कि इस तरीके से हम खींच लेते हैं, तो जब खींच लेते हैं तो पूरी तन जाती है, तो पूरी तन जाती है तो उस समय जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है तैयार रहती है दोस्तों। वैसे आपने वो देखा होगा जो राम भगवान जो है धनुष चलाते थे तो इस तरीके से खींच लेते थे, तो वो जो है दोस्तों एक पोटेंशियल एनर्जी का एक उदाहरण है। ठीक है, इसी प्रकार स्प्रिंग को जब हम ऐसे खींचते हैं, ठीक है, तो वो जो लंबी हो जाती है तो तैयार रहती है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, जैसे छोड़ते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो सेम है, जब ऐसे राम भगवान जो है धनुष चलाते हैं तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी में रहते हैं, और छोड़ देते तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये एक एनर्जी है जो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होते हैं, और ऊर्जा का जो है एक सिद्धांत है दोस्तों कि ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होती है, ये ट्रांसफ़र होती है दोस्तों। ठीक है, इसमें जो है आपको एक हाइट देखने को मिलता है, दूसरा सरफेस ऑफ अर्थ देखने को मिलता है, सरफेस ऑफ अर्थ। क्योंकि दोस्तों अब देखो कैसे, मान लीजिए ये है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये मान लो कुछ भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब दोस्तों देखो, मान लो कि यहाँ से यहाँ है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये क्या मिला आपको, हाइट मिला। आप बोलेंगे हाँ जी हाइट मिला, ठीक। और यहाँ पे जो है, यहाँ से अगर कोई चीज़ छोड़ोगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन बराबर 0 होता है। एक्सेलरेशन मतलब ये ग्रेविटी है, पृथ्वी खींच रही है, तो ये जी मिल गया। कोई प्रोडक्ट है यहाँ पे रखा हुआ, तो इसका अपना एक मास भी होगा। आप बोलेंगे हाँ जी मास भी होगा। तो वर्क क्या है आपका दोस्तों, वर्क बराबर जो है एफ इंटू एस है। ठीक है, तो ये एफ क्या है, एम जी, क्यों, क्योंकि ए बराबर जी है, और यहाँ से जो है एस क्या है आपका, हाइट निकल के आया है। ठीक है, आप बोलेंगे हाँ जी, तो वर्क बराबर क्या निकल के आया है दोस्तों, एम जी एच। तो ये क्या निकल के आया दोस्तों, एम जी एच, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपका जो है ऊपर से जो नीचे आएगा ये एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन और ग्रेविटी है नीचे, तो ये जी मान ए इजिकल टू जी हो जाएगा, ए बराबर जी हो जाएगा। तो हमने जो है
एम ए की जगह एम जी लिख दिया, ठीक है। और दूसरा जो है ये हाइट लिखा है हमने, क्यों? क्योंकि ये जो दूरी है, हाइट भी एक दूरी है, तो इसलिए मैंने हाइट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे को ये फार्मूला जो है मिल गया है। तो ये फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, तो इसको याद रखना है। कैसे आया अगर याद नहीं है चलेगा, लेकिन ये फार्मूला आपको याद रखना है दोस्तों। मान लो क्वेश्चन, मान लो छत से एक बॉल, ठीक है दोस्तों, 10 मीटर की ऊंचाई से 2 किलोग्राम वाली, छत से एक बॉल 10 मीटर की ऊंचाई से 2 किलोग्राम वाली बॉल गिरती है, बॉल गिरती है, ठीक है। तो कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करें, ठीक है। तो आप क्या करोगे दोस्तों कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, आपको मालूम है mgh ये होता है। तो मास आपको मालूम है कि 2 किलोग्राम है, आप बोलोगे हाँ जी। 10 मीटर की ऊंचाई है मतलब हाइट है, आप बोलोगे हाँ जी, ठीक है। और मान लीजिए कि हम यहाँ पे जो है जी का मान अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर ले ले, तो यहाँ 10 आ जाएगा, तो 10 दाम 100 और 100 दूना 200, तो 200 जो है दोस्तों न्यूटन मीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके के आपसे जो है सिंपल प्रश्न ही किए जाएंगे, तो ज़्यादा डिफिकल्ट आता नहीं है। लेकिन होता है कि हमने प्रश्न किए नहीं होते हैं तो हमारे को दिक्कत आती है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, 2-3 क्वेश्चन आप भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी की मदद से कर सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है जस्ट, ताकि जो आपका समय बच सके और कॉन्सेप्ट जो है आपका वो क्लियर हो सके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। ड्यू टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन कैसे, हाइट और सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब यहाँ से कंसीडर करेंगे हम दोस्तों, पृथ्वी का जो सरफेस है वहाँ से हाइट जो है हम कंसीडर करेंगे। तो पावर को देख लेते हैं हम जल्दी से, बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर का मतलब होता है दोस्तों जो काम है वो कितनी तेजी से किया गया है, ठीक है, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों, वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम, ये होता है दोस्तों। तो अगर आप एनर्जी को देखोगे दोस्तों, ठीक है, तो एनर्जी निकालोगे तो क्या आएगा दोस्तों, P इंटू टी आएगा, ये सुनो, पावर इंटू टी, सॉरी हाँ, एनर्जी अगर आप निकालोगे तो पावर इंटू टी आएगा। पावर को वाट बोलते हैं, ये सुनो, ठीक है। टाइम को सेकंड से डिनोट करते हो, ठीक है। बोलो ऐसे कि दोस्तों वर्क जो है वो जूल है और टाइम जो है सेकंड है, यानी कि जूल अपॉन सेकंड, ये जो है इसका मात्रक है। तो आप समझ जाएंगे जूल अपॉन जून पर सेकंड इसका जो है ऐसा यूनिट है। और इसी को दोस्तों, इसी को वाट बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं ना, जूल अपॉन एस यानी जूल पर सेकेंड अगर आ जाए तो भी पावर का मात्रक है, और अगर वाट लिख दे तो भी जो है इसी का मात्रक है। ध्यान रखना, वाट की जगह कई जगह आपको पेपर में किलो वाट भी पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो किलो वाट भी जो है पावर का ही ऐसा ही यूनिट है दोस्तों, ठीक है। यानी कि अगर किलो वाट पूछ सकता है तो आप समझ सकते हैं कि कोई कंफ्यूजन आपको नहीं आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इस एनर्जी को अगर निकालोगे तो आप देखोगे दोस्तों, तो जब एनर्जी आप निकालोगे दोस्तों तो आप देखोगे P इंटू टी लिखोगे। P को जो है दोस्तों किलो वाट भी बोला जाता है, ठीक है, और T को जो है फिर ओवर बोला जाएगा, ठीक है। यानी इसको मिला दोगे आप तो KWH किलो वाट आ जाएगा दोस्तों। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी
का ऐसा यूनिट kWh ये आ जाएगा, ठीक है। और 1 किलो WH बराबर, अगर इसको जूल में कंसीडर करोगे आप, तो ये आएगा निकल के 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कई बार जो है ये पेपर में पूछ चुका है, इसीलिए मैंने सोचा इसको लिखवा दिया जाए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, पावर जो है वर्क अपॉन टाइम है, यानी कि जो वर्क है दोस्तों, काम जो है कितनी तेजी से हो रहा है, ठीक है। हाउ रेट वर्क इज गोइंग टू बी डन, किस दर से जो है कार्य किया जा रहा है या किस स्पीड से कार्य किया जा रहा है, उसी को जो है दोस्तों पावर कहते हैं। या किस स्पीड से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, ट्रांसफ़र हो रही है, उसी को दोस्तों ऊर्जा कही जाती है, सॉरी पावर कहा जाता है। और इसको जब निकालोगे तो जूल पर सेकंड आएगा दोस्तों, इसी को वाट बोला जाता है, ठीक है। यहाँ मैंने इसलिए किलो वाट लिखा है क्योंकि कई बार किलो वाट में जो है पूछ लिया जाता है। तो अगर इसको किलो वाट बोलेंगे तो इसको आवर बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। और 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। 6 मतलब आगे 6 जीरो लगेगा, सिंपल। अगर यहाँ माइनस होता है दोस्तों तो बटे में जो है 6 जीरो आता है एक के बाद। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे आता है, माइनस में आता है तो बटे में आता है, माइनस नहीं हो तो सामने गुना होता है। और अगर इसको वाट में निकालोगे तो आपको पता है, ठीक है, कि 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट आएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे जो है जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वर्क, एनर्जी और पावर का, ये हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। इनके जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है उनको समझने की हमने कोशिश की है। और यहाँ से जो है रेलवे जो है कई प्रश्न करता है दोस्तों, वो मैंने टॉपिक आपको यहाँ पे टच करवाया है बस, ठीक है। तो आप इसको जो है रिवीजन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी रिवीजन और प्रैक्टिस होने के बाद आंसर करने में आपको दिक्कत ना आए दोस्तों। यहाँ अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।